नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नफ्स टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में भी परिणाम चौंकाने वाले रहे। सत्तारूढ़ भाजपा में सिर्फ 5 में से 2 महापौर ही जीत पाई। कांग्रेस को 2 शहरों में रीवा और मुरैना में विजय हासिल हुई। कटनी में तो निर्दलीय को शहर की कमान मिली है। यह चुनाव 2023 के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारी माना जा रहा है। इन परिणामों ने ना तो पूरी तरह कमल खिलने के संकेत दिए और ना ही हाथ को पूरी तरह मजबूत बनाया है। ऐसे में 2023 की तैयारी का सवाल दोनों प्रमुख दलों के सामने यक्ष प्रश्न बन के खड़ा है। प्रदेश की सत्ता का फिर काबिज होने वाला कोशिश में लगी कांग्रेस को महापौर के चुनाव में भले ही शानदार सफलता मिली है, लेकिन नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद तीनों के पार्षद की लड़ाई में वह भाजपा से पीछे रह गई। इसलिए निचले स्तर पर कांग्रेस की तैयारी सवालों के घेरे में है। वहीं भाजपा को दिग्गज के गढ़ में हार के जवाब खोजने पड़ेंगे। दोनों दलों को इस चुनाव में निर्दलीय और ओवैसी की पार्टी की जीत से भी सावधान रहना पड़ेगा। इसी पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम कौन किस पर भारी 2023 की है तैयारी। चर्चा में भाग लेने के लिए मेहमानों के पहले हमारे साथ हैं और उन मेहमानों से परिचय कराऊं उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये खुशी देखिए, ये उत्साह देखिए। तस्वीर इस वक्त मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ जाने के बाद से है। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है, सभी को हैरान कर दिया है। तो वहीं चुनाव में 2023 का अक्स भी दिखा दिया है। आने वाले चुनाव को कांग्रेस भी पूरी मजबूती के साथ लड़ने वाली है। हमारे मैं हार स्वीकार करता हूं, मुझे कोई शक नहीं, जनता ने तय कर लिया है, बदलाव के लिए जनता ने तय कर लिया है। जनता अब ये घोषणाओं से, शिवराज सिंह के नाटक से, शिवराज सिंह के नौटंकी से मध्य प्रदेश की जनता का पेट भर गया है। तो दावा तो टाइम फिक्स हो गया ना। वो हेलीकॉप्टर खड़े रखे जैसे बच्चों की पुलिस होती है ना कि मेरे पास बंदूक है, मैं मार दूंगा, मैं पुलिस हूँ, पकड़ लूंगा। ऐसे ही कमलनाथ जी कह रहे मेरे पास हेलीकॉप्टर में जीत जाऊंगा। तो हेलीकॉप्टरों से नहीं जीतते कमलनाथ जी। बहरहाल इस चुनाव में मध्य प्रदेश में सियासी पारा तो गर्म कर दिया है, तो वही ये नजर आने लगा है कि 2020 में आए गहरे घाव को भरकर और उससे उभरकर कांग्रेस खुद के किले को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। और बीजेपी के लिए ये दौर फिलहाल किसी बड़े मंथन से कम नहीं होगा कि आखिर 2 साल से ज्यादा का वक्त बिताने के बाद बीजेपी ने और सरकार ने आखिर कमी कहाँ कर दी, जिसके चलते 16-0 का स्कोर बीजेपी मध्य प्रदेश में बरकरार नहीं रख सकी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ जो पैनल है उनसे हम परिचय करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता देवाशीष जरारिया जी, पूर्व विधायक बीजेपी के शंकरलाल तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। और चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रूबरू होते हैं शंकरलाल तिवारी जी के पास। आज जिस तरह के परिणाम आए हैं शंकरलाल जी, क्या आप लोग इसकी उम्मीद कर रहे थे? देखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सीट रीवा थी आपके लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उम्मीद तो हमको सभी जीतने की थी और इस उम्मीद पे हम चुनाव लड़ रहे थे। पर ये चुनाव है और चुनाव में भी ये नगरीय निकाय के चुनाव है और नगरीय निकाय के चुनाव में न देश का मुद्दा होता है न प्रदेश का मुद्दा होता है। नगरीय निकाय के चुनाव के मुद्दे अलग, जातिगत समीकरण अलग, कैंडिडेचर का अपना घेरा बहुत महत्व रखता है और स्थानीय स्तर की बातें भी उसमें जुड़ती हैं। अब कुछ सीटों पर जैसे कि आप रीवा कह रहे हैं, यहाँ हमारा नुकसान हुआ है, पार्टी इससे चिंतन करेगी और भविष्य में जो है तो इस जो कमी है इस कमी से हम बाहर आकर के, और रीवा वही है जहाँ भाजपा हमेशा जीतती रही है, हमेशा जीतती है, आगे भी हम जीतेंगे। जी देवाशीष जी, सवाल यह है कि रीवा में आपके लिए अच्छी खबर भी हो सकती है कि रीवा में जिस तरह से वहां पर बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक वहीं थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से देखने में आया है कि वहां की सीट आपको मिली है।
तो इस पूरे मामले में क्या वहां विंध्य में पूरा इसका वर्चस्व रहेगा, आने वाले चुनाव में दिखेगा इसका? विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी विंध्य और महाकौशल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से हम लोग जो जादुई आंकड़ा सीटों का था उससे दूर रहेगा और क्लियर मेजोरिटी से दूर रहे। 114 सीटों पे हम समझ गए, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ा कि हमारे साथ गद्दारी हुई, 28 विधायक हमारे तोड़ लिए जाते हैं और सरकार को बैक डोर से गिरा दी जाता है। नगरीय निकाय चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि नगरीय निकाय चुनावों को भारतीय जनता पार्टी का बेस्टन माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का प्लेग्राउंड माना जाता है। हम लोग आज से नहीं दिख रहे हैं, बल्कि कई दशकों से हम देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है कि नगरीय क्षेत्रों की पार्टी है और उसका जो मूल वोट बैंक है, जो बेस वोट बैंक है, वो शहरों में नगरों में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस ने हमेशा से अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार पंचायती इलेक्शंस में कांग्रेस का प्रदर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अच्छा रहा, लेकिन इस बार अभूतपूर्व देखने को मिला है कि पिछली बार जिस भारतीय जनता पार्टी ने सोलह नगरीय क्षेत्र नगर निगम की सीटें जीत हासिल की थी, वो कितनी असमंजस की स्थिति में थी कि वो बार बार अपना निर्णय नहीं ले पा रही थी कि आप इलेक्शंस को वो डायरेक्ट कराएं कि इनडायरेक्ट कराएं, सीधा चुनाव कराए जनता से या फिर पार्षदों के माध्यम से चुनाव करा ले। तो इस बीच में भारतीय जनता पार्टी भी आपस में बटी हुई नजर आई। बार बार ये अध्यादेश ला रहे हैं, उनको पलट रहे, कभी अध्यादेश साइन नहीं होते, बार बार राज्यपाल के यहाँ भेज दिए जाते हैं, वापस बुला ली जाते हैं। तो उहापोह की स्थिति बनी रही। देवाशीष जी एक मिनट आपको रोकेंगे। इस समय आलोक संजर पूर्व सांसद भोपाल के जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे चर्चा जारी रखते हुए एक सवाल। आलोक जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। जी आलोक जी, आज बड़ा जश्न रहा। मैंने देखा कि पिछले जब मतगणना के भी जब पहले रिजल्ट आया था तब पहले चरण का, उसमें भी काफी अच्छा जश्न मनाया, आज भी जश्न मनाया। बीजेपी श्रेय दे रही है कि निचले स्तर पर वार्डों में काफी अच्छी जीत मिली है सभी को, लेकिन देखने में आया है कि जिस तरह से आप लोगों ने 7 महापौर की सीटें गंवाई हैं, वो बहुत आश्चर्य कर रही हैं सबको। 7 में 2 तो आप यदि देखेंगे तो जो कटनी है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। वो किन्हीं कारण से, बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों के कारण तो वहां उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव या आप पार्टी चुनाव लड़ा। लेकिन वस्तुतः यदि आप देखोगे तो सभी नगर निगमों में परिषद भारतीय जनता पार्टी की बना है। तो जनता ने हमको नकारा नहीं है, किन्हीं कारणवश महापौरों में हमको वोट कम मिला है और उसमें अलग अलग, जैसे जैसे समय आएगा उसका हम चिंतन करेंगे तो अलग अलग कारणों से समझ में आएंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी का श्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन इसके बाद भी जो कमियां हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व चिंतन करेगा और उनको दूर करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, चिंतन भी होगा, मनन भी होगा, लेकिन पूर्ण जीत जो एक तरह से बीजेपी उम्मीद कर रही थी, कम से कम कहा जाए कि ग्वालियर में, महाकौशल, जबलपुर में और रीवा में, ये एक बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है। और क्योंकि 2023 की जो तैयारी है, अब आपको एक नए सिरे से उसमें विचार करना होगा। नहीं, मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है, हमको तो विचार तो हर पल हर क्षण करना ही पड़ता है सर, चूंकि चुनाव आए, परिणाम आए, परिणामों को जनता का जनादेश को हमने उसको सम्मान भी किया उसको, लेकिन आगे के चुनाव हम कैसे लड़ेंगे उसको हम रीप्लान कर रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसको कमियों को दूर करके चुनाव जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी, आप हमारे पैनल से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव जी, जिस तरह से इस बार बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें हुई जो देखने में मिली हैं कि ओवैसी की जो पार्टी है उसने कई वार्डों में जीत दर्ज कराई। खंडवा में, बुरहानपुर में आम आदमी पार्टी ने करीब 21 वार्ड में पूरे प्रदेश में जो उसमें कब्जा किया, एक महापौर मिले। तो 2023 में किसी तरह की इनकी भूमिका को आप देखते हैं क्या? देखिए अमित, ये जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, वैक्यूम तो बहुत लंबे अरसे से, आप जाइए नेपथ्य में, हम 1990 की जो राजनीति शुरू हुई थी, बसपा ने जब 2 सीटों से अपना एक विजय अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया था, वो बढ़ती चली गई थी। उसने 11-11 सीटें जीती थी, उसके बाद उसने 2 लोकसभा की सीटें जीतकर चौंकाया था पूरे हिंदुस्तान को। सतना जैसी सीट में हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस, बीजेपी और तमाम जो यहाँ मध्य प्रदेश के प्रमुख दल हैं उनको। तो इन सब के बीच जो अभी राजनीति में देखता हूं, जो आप जिसकी बात करते हैं, आपने जो किया, सिंगरौली को बड़े हल्के ढंग से लिया जा रहा था, ऐसा उम्मीद नहीं थी सत्तारूढ़ दल बीजेपी को या कांग्रेस को कि वहां आप जो पार्टी है, केजरीवाल जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, वो सीट
जीत लेगी। अब आलोक संजय जी भी कह रहे थे कि वो तो हमारी ही कार्यकर्ता तो अब आप दावे कुछ भी करते रहिए, इसमें एक अपनी जगह। और दूसरी चीज, खरगोन से जो नतीजा आया या जो मालवा का बेल्ट है जहां हम लगातार डिस्टर्बेंस देख रहे हैं, जो कह लीजिए सांप्रदायिक सौहार्द में जो कटुता पैदा हो रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, जिस तरीके का दृश्य हो रहा है, तो वहां ओवैसी की पार्टी का आना, उधर आपने जिस तरीके से 21 सीट तो जीत ली है जो आप बताते हैं 17 पहले चरण में, और आज का भी नतीजा जो आप जोड़ते हुए बतलाते हैं, साथ साथ ही हम दूसरे क्रम पर देखें तो दूसरे क्रम पर 2 दर्जन के आसपास सीटों पर आपने दूसरा क्रम हासिल किया है। यही स्थिति ओवैसी की पार्टी की रही। ओवैसी की पार्टी के जो पार्षद के चुनाव जिन्होंने लड़े थे, उन्होंने भी इसी दर्जन के आसपास उससे कुछ ज्यादा सीटें पे द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, कुछ वो कब्जा कर बैठी। खरगोन जहां भी हमने बहुत वैमनस्यता देखी थी, उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश को कठिनाइयों का सामना या उसका एक संदेश अलग तरह का गया था, तो वहां 3 सीटें जीत लेना, 3 पार्षद के सीधे चुनाव ओवैसी नहीं जीते। तो मैं मानता हूं कि ये एक वैक्यूम जो था कि तीसरा फोर्स कौन, तो इन दलों ने जो, चाहे वो केजरीवाल का दल हो या ओवैसी की पार्टी हो, इन्होंने जिस तरीके से एक घंटी तो खतरे की बजाई है, वो चाहे सत्तारूढ़ दल हो और कांग्रेस हो। कांग्रेस सोचती थी कि हमको जो मुस्लिम वोट्स को लेकर जो एक बड़ा उसका वोट बैंक मध्य प्रदेश या और भी जगहों पर माना जाता है, उसमें सेंधमारी ओवैसी करते चले आ रहे हैं जगह जगह। अब भले ही कांग्रेस ये कह रही कि ये तो जो है बीजेपी की बी टीम है, तो ये कह लेना, या जैसे आलोक संजय जी ने भी कहा कि हम जीते हुए लोग, चाहे वो कटनी का दावा कर रहे हैं या उन्होंने अभी दावा किया कि हमने दूसरी सीट जो सिंगरौली का किया, तो ये सब अपने मन को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। लेकिन कुल मिलाकर ये खतरे की घंटी है। इसके साथ साथ 7 सीटें बीजेपी का हार जाना, उसके हाथ से निकल जाना, नगरीय क्षेत्रों में ये भी एक द्योतक है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति या जो प्रधानमंत्री जी का चेहरा, वो चेहरे या जो इश्यूज थे, वो कहीं अब लोगों के मन में घर करने लगे, खासकर शहरी क्षेत्रों में। शहरी ये जितने क्षेत्र हारे हैं, बिल्कुल संजीव जी, 18 साल बाद आप हारे, ग्वालियर हार गए। ग्वालियर तो आप पहली बार जीती कांग्रेस के अलावा, आप और सीटें जो हारे 22 साल 18 साल का एक लंबे अरसे कांग्रेस ने रिटेन किया सीटों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिखलाता है कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो है स्थिति है। ठीक है कि बीजेपी इसमें भी खुश है कि नगर पालिका हमने पूरी जीत ली, हमने पंचायतें जीत ली, तो ये स्थिति पिछली बार 2015 का नतीजे उठाइए, तब भी स्थिति थी कि क्लीन स्वीप कर दिया कांग्रेस का, पहले भी ऐसी था। बिल्कुल तो हम पुरानी बात खतरे की घंटी सत्तारूढ़ दल के लिए भी और कांग्रेस के लिए। बिल्कुल ये खतरे की घंटी है, जिस तरह से संजीव जी बता रहे हैं। खतरे की घंटी तो इसलिए भी है क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस को इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से दूसरी पार्टियों की भी यहां पर शुरुआत होगी। तिवारी जी, आपसे ये सवाल है, चूंकि आपसे चर्चा इसके पहले भी कई बार हो चुकी है, इस मुद्दे को लेकर अब परिणाम पूरे आ चुके हैं। विंध्य एक बहुत इंपॉर्टेंट पूरा इलाका है जहां पर बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक हैं और पिछले बार काफी मेहनत हुई थी, लेकिन इस बार इसका पूरा गणित बिगड़ने वाला है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बार बार कहूँ कि विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, यह स्थानीय निकाय के चुनाव थे। और इन चुनावों में भी अभी आलोक संजय जी को आपने सुनाया है, आपने देखा है कि जन समर्थन की जहां आप बात करेंगे तो हम ऐसे खुश नहीं हो रहे। जन समर्थन में हालत ये है कि हम पिछले समय से अधिक नगर पालिका नगर परिषदों में जीते जी। 75-80% वो भी विधानसभा में वोट डालेंगे ना। ये नगर पंचायत और नगर परिषद के 16 नगर निगमों को छोड़ करके वहां भी वोट करने वाले हैं। बिल्कुल तिवारी जी, जिन नगर निगमों में कांग्रेस 5 में जीती है उसमें मुरैना को यदि अपन माइनस कर दे तो बाकी नगर निगमों में पार्षदों की संख्या थोड़ी बहुत नहीं, वो 13 है तो हम 26 है, और वो वोट भी पड़ेंगे विधानसभा चुनाव में। रीवा में मैं बार बार, क्योंकि तिवारी जी आप रीवा के वरिष्ठ नेता हैं और इसलिए क्योंकि वहां ब्राह्मण वोट को लेकर जिस तरह की राजनीति हुई है, आप उसको क्या मानते हैं कि पहले आप उम्मीदवार कोई दूसरा होता है, फिर उम्मीदवार बदलने से कोई दिक्कत हुई है क्या वहां आपको? नहीं, कोई आइडिया नहीं भाई साहब जी, समझ करिएगा। वहाँ कोई प्रत्याशी बदला, पहले कोई हुआ, इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, आपको है तो आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई देवाशीष जी, आज जो है कांग्रेस आधा सेकंड मैं सतना की बात करना चाहता था जी। सतना में
हम चुनाव जीते और ये कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट थी। सतना में शहीद अहमद कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने बीएसपी से चुनाव लड़ा और 3 विधायक मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने लड़ाए थे, जो 3 साल पहले जीत के आए थे। शुक्ला जी इंदौर से, सिद्धार्थ कुशवाहा सतना से और उज्जैन से। ये तीनों विधायक इनके खेत रहे। इस जन समर्थन का क्या कहना है? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देवाशीष जी, जैसे तिवारी जी ने सवाल उठाया है कि 3 विधायक आपने बड़े कद्दावर नेता वहां पर उन इलाके में महापौर का टिकट दिया था लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन चर्चा अब आगे ही करते हैं कि 2023 में क्या आप एक अच्छी पिक्चर देख रहे हैं आप देवाशीष जी? किस तरह की तैयारी अब आगे, क्योंकि मैदान पे कांग्रेस नहीं दिखती है इसलिए लोग सवाल खड़े करते हैं कई बार। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहले तो 2018 जब से चुनाव हुए, उसके बाद जब सत्ता चली गई कांग्रेस की 2019 मार्च में, उसके बाद से आप देखिए कि पूरे राजनीति का जो गढ़ मध्य प्रदेश से बना हुआ था वो ग्वालियर चंबल संस्थान बना हुआ था। यहाँ से अनेकों 8-8, 9-9 मंत्री आते हैं, 2-2 केंद्रीय मंत्री आते हैं, तमाम नेता यहाँ पर लगे हुए। उसके बाद केवल और केवल दतिया जिला छोड़ दीजिए, दतिया में जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जो क्षेत्र है उसको छोड़ दिया जाए तो पूरे बाकी ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। दोनों जो यहाँ के नगर निगम है वहां पर दोनों जगह पर कांग्रेस ने वहां कब्जा जमाया। एक 57 साल बाद सिंधिया जी का क्षेत्र हार गए, आज के चुनाव नतीजों में नरेंद्र सिंह तोमर जी का क्षेत्र हार गए। इसके अलावा भिंड जो बेस्टन है, जहां से भिंड से अरविंद भदौरिया जी आते हैं, ओपीएस भदौरिया आते हैं। भिंड में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है और महगांव जो ओपीएस भदौरिया जी का क्षेत्र है, विधानसभा है, वहां से तो दोनों क्या कहते हैं नगर पालिकाओं में वहां पर परिषद में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। तो कुल मिलाकर जो इनका जो बेस्टियन था, जो क्षेत्र था, उसको हमने धराशायी कर दिया गया। मैं पुनः फिर से बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के लिए बहुत सकारात्मक के नगरीय निकाय के चुनाव इसलिए है कि शहरी जो वोटर है वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता रहा और लंबे समय से जब कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में भी रही और राज्य की सत्ता में भी रही है, तब भी भारतीय जनता पार्टी के पास एक गढ़ हुआ करते थे, नगरीय निकाय की सीटें वो जीतते रहे थे। इन सीटों में उनका पूरा परफॉर्मेंस करना, और याद रखिएगा कि हम 7 सीटें ये लोग हारे हैं और 2 सीटें ऐसी हैं जो 1000 से कम के अंतराल से हम लोग हारे हैं। तो 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये लोग की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है कि शहरी मतदाता जो अभी तक इनके छद्म राष्ट्रवाद पे चलता मुद्दों पर और इनके जो झूठ फरेब, ठीक है, हिंदू मुसलमान संप्रदाय से जो क्या कहते हैं इनकी तरफ था, अब वो उसकी आंखें खुलने लग गई हैं। वो ये समझने लगी कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान के अलावा झूठ बोलने के अलावा और ख्याली पुलाव पकाने के अलावा इनको कुछ नहीं आता, इसलिए वो मतदाता शहरी मतदाता इनसे दूर हो रहा है, जिसकी वजह से ये परिणाम यहाँ पर आए। सर मुझे पूरी बात खत्म कर लेने दीजिए। और ये जब हम 16 से 16 सीट इनके जीतने के बाद हम 114 सीट लेके जा सकते हैं, तो जब ये 9 सीटें 9 सीटें हारने की स्थिति में, उसके बाद हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? मेरा तो मानना यह है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश से सुपर साफ तय। संजीव जी एक बात निकल के आई अभी जो देवाशीष जी से हो रही थी, उन्होंने कहा शहरी मतदाता जो है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? शहरी मतदाता जो है मेयर को तो कांग्रेस का चुनता है लेकिन पार्षद को जो है वो बीजेपी का चुनता है। या निर्दलीय बहुत सारे इस बार देखने में आया है कि निर्दलीय जो वार्ड में कई देख रहे थे, कई नगर पालिकाओं में निर्दलियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये किस चीज को दिखाता है? नहीं, देखिए इसमें बहुत क्लियर कट है कि आपने जो चुनाव लड़े, आपका फोकस कांग्रेस 2-3 चीजों को लेकर मैंने जो उसका विश्लेषण किया, मुझे लगता है कि एक तो भाग्य के भरोसे बहुत ज्यादा रही, उसे उम्मीद थी कि एंटी इनकम्बेंसी उनके काम आएगी, उसने उस चुनाव को उस तरीके से नहीं लड़ा। आप जो पार्षद की बात करते हैं, पार्षदों में जो एक प्रत्याशी चयन की बात थी उसमें गंभीरता शायद मुझे कम नजर आती। कांग्रेस ने जो किया अपनी जगह, और इसके साथ साथ आप शहर भोपाल देख लीजिए और भी जगहों पर देखिए कि बहुत सारे ऐसे चेहरे जीते हैं जो जनता में सहज सुलभ रहे हैं। कुछ जो कांग्रेस का गणित बिगड़ा है उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो आरक्षण हुआ या जो चेंजेस हुआ उसमें बीजेपी को नुकसान हुआ, और साथ साथ जो चेहरा होता है उस चेहरे ने बड़ा रोल प्ले किया है। और यही अभी जो तिवारी जी कह रहे थे कि भाई, और इसके पहले भी जो आज हम समीक्षा करते रहे, चर्चा होती रही कि बहुत बड़ा कारण जो हार का है उसमें कैंडिडेट चुनाव, अगर जबलपुर जैसी सीट हार जाए जो बीजेपी की हार्डकोर सीट थी, इंदौर में भले ही बीजेपी जीती है लेकिन एक जहां पिछला अगर हम संसद चुनाव से उसकी तुलना करें तो 5 लाख से ज्यादा से जीते थे शंकर तिवारी, आज 1,41,000 से जीत पाए वो। तो कुल मिलाकर, और दूसरी एक चीज और भी, मैं अभी शंकर तिवारी जी पे जब वो बात कर रहे तो इसमें स्थानीय मुद्दों की तो कोई चर्चा ही नहीं देखी हमने। बहुत जगहों पर तो
मैनिफेस्टोज नहीं आ पाए, लोगों ने अपने मैनिफेस्टो दल से की ओर से उस तरीके से नहीं आ पाए, तो इश्यूज, नेशनल इश्यूज ज्यादा चले, वो जो राष्ट्रवाद और या हिंदू मुस्लिम इस पे ज्यादा फोकस रहा, मोदी जी का चेहरा आगे रहा, शिवराज जी पूरे मध्य प्रदेश में घूमते रहे, कमलनाथ जी ने घूमे और कांग्रेस भी घूमी, लेकिन जो इस सबके, जैसे इंदौर शहर डूबा हुआ था, उस डूबने के बाद में उसका वहां जीत जाना, तो वोटर कहीं ना कहीं उसको अपनी स्थानीय समस्याओं से कहीं मुझे मतलब नजर नहीं आए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, स्थानीय समस्याओं से इन मुद्दे गए थे। आज कई मंत्रियों से बात हुई, बीजेपी के जो कई बड़े मंत्री थे, उन्होंने कहा कि इस बार बारिश बहुत हो गई थी और बारिश के दौरान ही उन्होंने चुनाव प्रचार भी करना था और वोटिंग भी हुई थी और बहुत सारे ऐसे कारण सामने आए। तिवारी जी, ये आप देखते हैं कि क्या अब कम समय नहीं रह गया, आपको लगता है 1 साल के भीतर अब फिर से उन शहरों में आपको एक नए तरीके के पूरे गणित बिठाने पड़ेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 1 वर्ष के बाद ही पुनः चुनाव ये नगाड़े बज जाएंगे और आपको आश्वस्त कर रहे हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी को खूब अच्छे से समझते हैं कि जहां कहीं भी थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई जी, आज भी छोटे स्थानों पर नगर पालिका, नगर परिषद में हमें 75-80% समर्थन मिला। महापौर के चुनाव में 5 सीटों में 1 सीट छोड़ करके बाकी सीटों में पार्षदों की एक अच्छी संख्या जी जन समर्थन को हमारे दिखा रही है। और इसलिए जो आलोक संजर जी ने कहा कि जनता ने, अगर कांग्रेस खुशफहमी में है कि उसने हमें नकारा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जी। नगरीय निकाय चुनाव में पर्सनालिटी, कैंडिडेट का चेहरा और जातिगत समीकरण ये निश्चित रहते हैं। अभी ये बात आई आप सबसे छन के, अभी मेरे मित्र वक्ता बोल रहे थे कि स्थानीय मुद्दों की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस के किसी भी नेता ने ऐसा नहीं हुआ होगा कि जहां स्मार्ट सिटी घोषित हुई है दिल्ली से, वहां पर उन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर के आलोचना न की हो। और ऐसा कहीं नहीं हुआ कि जहां स्मार्ट सिटी बीजेपी बना रही है वहां की तारीफ न की हो। बिल्कुल जी, आपने वहां की तारीफ न की हो बीजेपी के नेताओं ने। और इसलिए स्थानीय मुद्दों को इग्नोर करके न मतदाता चल सकता है न पार्टियां चल सकती है। लेकिन अभी ठीक है कि कुछ लोगों का ख्याल था कि उदयपुर की जो घटना हुई थी उसका असर पड़ा है। मैं इतनी कपोल कल्पित गप न सुन पाता हूं न कह पाता हूं। बिल्कुल आपके हिसाब पानी से बरसा जी, पानी बरसने के कारण अपन देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर जिस दिन मार देता था सेंचुरी, उस दिन लोग उसकी मूर्ति बना के पूजा करने लगते थे। और जब वो कभी आउट हो जाता था 10-5 रन में तो लोग गाली बकने लगते थे। तो ये सच है कि जिस समय चुनाव चल रहा था उसी समय जो निर्माणाधीन स्मार्ट सिटी रही या अन्य क्षेत्र, बिल्कुल तिवारी जी आपने अपनी बात रखी। लेकिन एक बात आपको बताएं कि आज बीजेपी ने 16 में से 9 सीटें भी जीती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी से ही हो रहे हैं, क्योंकि उम्मीद से उनको उनके हिसाब से नहीं मिला है और जिस तरह से उनका चुनाव प्रचार था, बड़े बड़े नेता मैदान में थे, उस तरीके से रिजल्ट नहीं आया। देवाशीष जी ये बताएं कि आप लोग सब एक ही कमलनाथ जी को श्रेय दे रहे हैं कि कमलनाथ जी के प्रयास से ये सब कुछ हुआ, बाकी आपके जो बड़े नेता कहाँ दिखाई नहीं दिए, चाहे अरुण यादव हों या आपके जितने भी बड़े जीतू पटवारी हों या अजय सिंह जी हों, कहीं ऐसे नेता दिखाई नहीं दिए सब जगह? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का नेतृत्व है, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सभी के आदरणीय और सभी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करना स्वीकार किया है और सबको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन सब जिम्मेदारी पर उन्होंने निर्वहन किया और अपने क्षेत्रों में सब लोग अपने प्रचार में लगे हुए थे। अब हमारे क्षेत्र में अरुण यादव जी ने चुनावों से जस्ट अनाउंस होने से पहले पूरे ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा किया उन्होंने, तो निश्चित तौर पर वो उन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका रही है। उससे पहले यहाँ पर दौरा करके गए। इसके बाद भी एक और मैं महत्वपूर्ण चीज आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 3 महीने पहले ही नेता प्रतिपक्ष का चयन हुआ है यहाँ पर जी। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष 3 महीने पहले बदले गए हैं। गोविंद सिंह जी लाहर विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाया। उनके आने के बाद जो इस क्षेत्र में अमूल चूल, एक तरफ सिंधिया जी का नाम आता है, एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम आता है, यहीं से BD शर्मा जी भी आते हैं। तो हमारे लिए अच्छी सकारात्मक बात यह है कि इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी और इतना दमखम लगाने के बावजूद भी हमें सकारात्मक परिणाम मिले हैं। और ये कहानी ये बयां कर रही है कि मध्य प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर गहरी नाराजगी है जी। और इस नाराजगी को हम इसका फायदा हम उठाएंगे। हमने मेहनत की है जी। एक सवाल संजीव जी,
ये बताएं कि जिस तरह से परिणाम आए हैं, लगता है कि बहुत जल्दी परिवर्तन देखने को मिलेंगे बीजेपी में या कांग्रेस में परिवर्तन देखने को मिलेंगे? देखिए, ये तो कहना अभी मंथन और चिंतन का विषय बीजेपी के लिए है। बीजेपी की कार्य करने की शैली बिल्कुल अलग है और कांग्रेस में मुझे ऐसा नहीं दिखता कि कोई बहुत परिवर्तन अभी संभावित है। वो घोषित कर चुके हैं कि आने वाला जो 2023 का चुनाव है वो कमलनाथ की अगुवाई में लड़ा जाने की स्थिति पहले ही वो घोषित कर चुके हैं। तो बीजेपी अब चिंतन और मंथन करेगी। बीजेपी को 7 सीटें भले ही शहरी क्षेत्रों में आ रही, लेकिन ओवरऑल आई है, तो ओवरऑल में उसकी स्थितियां पहले जैसी हैं। जो 2015 की स्थिति थी वो आज की स्थिति, लेकिन हाँ, उसको चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर का क्षेत्र हार जाना, मुरैना की हार छोटी हार नहीं, और सिंधिया के आने के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरीके के नतीजे आए वो दर्शाते कि ये जो कांग्रेस में भाजपा हो रही है, अब 28 जो में भी विधायकों को लेकर आए थे, पर उनको जिस तरह तवज्जो दी गई, जिस तरीके से बीजेपी के लोगों को इग्नोरेंस फील करती है बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और अलग अलग क्राइटेरिया के नाम पर, उनकी उम्र के नाम पर, तो वो भी कहीं ना कहीं इनको ये सोचना होगा कि वो जो इग्नोरेंस है वो दिखता है कि उसने भी इनको क्षति पहुंचाई। जी बिल्कुल। तिवारी जी, आपसे बस एक जी बस आपका सवाल लेते, बस समय हो रहा है, जी बताएं। मैं कुल इतना ही कहना चाहता हूं कि नगरीय निकाय के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के यदि टोटल जीत को आप सम्मिलित करके फिर विधानसभा के चुनाव को देखेंगे तो जो संजीव जी कह रहे थे, ये सच है कि मुरैना की हार हमें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, खराब है। ग्वालियर की हार और खराब है, पर इसके बावजूद भी कांग्रेस के मित्रों को कहना है मुझे कि न खंजर उठेंगे, जो आप खुशफहमी में जी रहे हो, न खंजर उठेंगे न तलवार उठेंगी। चाहे कमलनाथ हो और चाहे गोविंद सिंह हो, इन सबके बाजू आजमाए हुए हैं जी। अब ये ठीक है कि लोकतंत्र है, विपक्ष को रहना चाहिए, कुछ सीटें आप जीते हैं, पर इस जीत का नशा अगर आपको इस ढंग से है कि आपने सब जीत लिया है, ऐतिहासिक जीत लिया, तो नगर परिषदों के भी वोट पड़ेंगे, नगर पंचायतों के भी वोट पड़ेंगे, और जहां आपके पास बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल आपने तिवारी जी आपने बिल्कुल सही कहा। हार जो है, हार किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती है, और हार जिस तरह से बीजेपी के साथ हुई है उसको लेकर चिंतन मंथन सब कुछ होगा आगे आने वाले समय में। जवाब दे देना जी, एक जवाब दे देना चाह रहा हूँ। शंकरलाल तिवारी का जवाब है कि टोपी सर में आ गई है महापौरी की, पर शरीर नहीं है आपके पास, धड़ नहीं है आपके पास। बिल्कुल परिणाम नहीं है, इसलिए कि पार्षद हमारे जीते हैं सर्वाधिक। उन नगर परिषदों में भी पार्षदों का बहुमत भाजपा का है, मुरैना को छोड़ करके जहां आप जीते। बड़ा मुझे जवाब दे लेनी है, मैं 10 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड जी 10 सेकंड लीजिए। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी को लेकर बड़ा इतरा रही थी, कहना कि हमने बहुत बड़ा तुरका एक्का मिल गया। सिंधिया जी के जाने के बाद ये पहला चुनाव था, और सिंधिया जी कितना बड़ा खोटा सिक्का भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होंगे। बिल्कुल ये पार्टी तय करेगी। बिल्कुल देवाशीष जी, बिल्कुल पार्टी तय करेगी। ये बात को 2023 में बता दीजिए। परिणाम बिल्कुल देवाशीष जी, तिवारी जी, बाकी का सब कुछ आपको 2023 में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ये कहा जाए कि अब परिणाम आ चुके हैं, कल से काम करने का समय शुरू हो गया है, और मीटिंग और जो समीक्षा बैठकों का दौर शुरू होगा, और समय बहुत कम बचा है। अब इस रेस में जो जितनी तेज दौड़ेगा वो 2023 के उस घोड़े पर सवार हो पाएगा। आज के कार्यक्रम के शिरकत करने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ बिग डिबेट में। नमस्कार।